Hello, madam. I'm starting the capital budgeting. Capital budgeting. यहाँ कैपिटल बजटिंग में आपके पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इवेल्युएट करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कि हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पहले आपको इवेल्युएशन करते हैं कि हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से हमें फायदा है या नहीं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे ह्यूज इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है और ये एक बार आप इन्वेस्ट कर देंगे तो आपको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की चली जाएगी, आउटफ्लो हो जाएगा। तो इसलिए कैपिटल बजटिंग सबसे बिफोर इन्वेस्टमेंट किया जाता है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है ना। तो इट इज अ कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग is the process of evaluating long-term investments. long-term investments लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, इंफ्रास्ट्रक्चर्स। यह जो इन्वेस्टमेंट की जाती है, बिफोर इन्वेस्टमेंट की जाती है, दिस इज it is done before investment ये बिफोर इन्वेस्टमेंट्स है। there are several techniques to evaluate. There are two technique for evaluation एक तो डिस्काउंटिंग और एक आपका होता है विदाउट डिस्काउंटिंग टेक्निक होता है। एक तो आपकी डिस्काउंटिंग टेक्निक होता है, दूसरा विदाउट डिस्काउंटिंग टेक्निक होता है। तो मैंने कहा था कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हमें यह इवेल्युएशन करनी होती है, क्या लैंड में, बिल्डिंग में, प्लांट एंड मशीन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उसको बारे में हम इवेल्युएशन करते हैं। और फिर हमें देखिए, तो यहां मैंने सबसे कहा था कि डिस्काउंटेड टेक्निक्स क्या होता है। डिस्काउंटेड टेक्निक नेट प्रेजेंट वैल्यू, एनपीवी से रिप्रेजेंट की जाती है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, पीआई से रिप्रेजेंट की जाता है। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न,
विदाउट डिस्काउंटेड में क्या होता है, विदाउट डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, पेबैक पीरियड, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, ये मेथड्स है इवैल्यूएशन करने के। अब हम आपको क्या करना चाहते हैं, एक एक तरीका से मेथड करना चाहते हैं, और सबसे पहले मैं नेट प्रेजेंट वैल्यू पे डिस्कस करना चाहता हूं बिकॉज इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक्स, और नेट प्रेजेंट वैल्यू पे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ स्टार्ट होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब मेन यहाँ से स्टार्ट होता है, इसको एनपीवी कहा जाता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, दैट इज अ एनपीवी। तो ये एनपीवी क्या होता है, कोई भी बिजनेस में हम पैसा स्टार्ट लगाते हैं, तो स्टार्टिंग में पैसा लगाएंगे, और स्टार्टिंग में पैसा लगाने के बाद 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद पैसा हमारा कैश की इनफ्लो होगा। तो हम यह इवैल्यूएशन करने की कोशिश करते हैं कि जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया है वह इन्वेस्ट हमारी फ्यूचर के आने वाले पैसे के साथ रिकवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फ्यूचर के आने वाले पैसा मीट कर पा रहा है कि नहीं मीट कर पा रहा है। तो दोनों के बीच की जो डिफरेंस होता है उसको नेट प्रेजेंट वैल्यू कहा जाता है। आज इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा कि कोई कहता है नेट प्रेजेंट वैल्यू किसी ऑर्गेनाइजेशन का 2 लाख है, तो उसका मतलब क्या हो। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं आपको कि नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है। जैसे आप देखिएगा यहाँ ये एक प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में आपको इन्वेस्ट करनी है, अभी ₹20 लाख इन्वेस्ट करनी है, 20 लाख इन्वेस्ट करनी है। तो इसको क्या कहा जाता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कहा जाता है। और जिस पीरियड में इन्वेस्ट करते हैं इस पीरियड को हम जनरली एज्यूम करते हैं जीरो पीरियड, जिसको हम इन्वेस्ट करते हैं उसको जीरो पीरियड कहा जाता है। अब पहले साल हमारे पास कुछ पैसा आया, दूसरे साल हमारे पास कुछ पैसा आया, तीसरे साल हमारे पास कुछ पैसा आया, चौथे साल हमारे पास कुछ पैसा आया, 5वें साल पैसा आया। सपोज कीजिए पहले साल में हमारे पास 5 लाख रुपीज आया, दूसरे साल में 7 लाख रुपीज आया, तीसरे साल में 6 लाख रुपीज आया, और यहाँ पे 8 लाख रुपीज आएगा, और यहाँ पे 4 लाख रुपीज आएगा। अब हमें यह इवैल्यूएशन करनी है कि ये जो आने वाला पैसा है, ये जो आने वाला पैसा, ये आने वाले पैसे, ये वाले आने वाली पैसे, ये आने वाली पैसा, ये आने वाली 5 साल की प्रोजेक्ट की लाइफ। अब इस प्रोजेक्ट की लाइफ 5 साल है, अब 5 साल में ऐसी पैसा आएगा, और आज हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, 20 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये जो आने वाला पैसा है, हमारे पैसे को मीट करके इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमारी 20 लाख रुपीज रिकवर कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, हम जो पैसा जहां से उठाए उसकी कॉस्ट को रिकवर कर पा रही है कि नहीं रिकवर कर पा रही है, ये सारी की कैलकुलेशन जो किया जाता है दैट इज द सेट टू डू पेबैक, जिसको हम इवैल्यूएशन करते हैं कैपिटल बजटिंग। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू एक मेथड होता है जिसमें यह बताता है कि आने वाला पैसा आज के डेट में क्या एक्सेस है कि नहीं, किसके, जाने वाले पैसे। आज के डेट में जो आने वाला पैसा है वो हमारी एक्सेस है कि नहीं, किसके, जाने वाले पैसे के रिस्पेक्ट में, दैट इज अ नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो हम क्या इवैल्यूएशन करते हैं यहाँ पे कि ये जो पैसा है इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, ये जो पैसा है इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, और ये जो पैसा है इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, इस पैसे का प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, इस पैसे का प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, और ये सारी पैसे को हम इकट्ठा ऐड करते हैं। इस पैसे को ऐड करने के बाद क्या कहा जाता है, उसको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, इट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। और इसको क्या कहते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो।
तो नेट प्रेजेंट वैल्यू एक मेथड होता है जिसमें यह बतलाता है कि क्या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एक्सेस है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो से, वह बताएगा। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू is the method of evaluating long-term investments in which it represents whether present value of cash inflow, क्या present value of cash inflow, जो present value of cash inflow है वो आपका present value of cash inflow है, excess है, आने वाला पैसा ज्यादा है किससे? जाने वाले पैसे से। Net present value is a method of evaluating long-term investments in which it is decided whether present value of cash inflow is in excess of present value of cash outflow, that is the net present value. So net present value method of evaluating long-term investments, long-term investment in which it is decided whether present value of cash inflow is in excess of present value of cash outflow, is in excess of present value of cash outflow. नेट प्रेजेंट वैल्यू को हम कैसे कहते हैं कि भाई साहब नेट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ये आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है, आने वाला पैसा और जाने वाले पैसे आपको रिप्रेजेंट कर, दैट इज अ नेट प्रेजेंट। अब हम करते हैं कि इवेल्युएट को कैसे करते हैं, इवेल्युएशन प्रोसेस कैसे होता है उसको देखनी है। इवेल्युएशन प्रोसेस हमारे पास कैसे होता है? इवेल्युएशन प्रोसेस सबसे पहला स्टेप क्या होता है? स्टेप 1। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आप जो ऑर्गेनाइजेशन में पैसा लेके आ रहे हैं, 20 लाख रुपए जो आपको चाहिए, वह पैसा आपके पास कहां से आएगा? व्हाट इज द सोर्स ऑफ रेजिंग सच कैपिटल्स? और वो जो पैसा होगा उस पैसे की कॉस्ट कितनी होगी, उस पैसे का कॉस्ट कितना होगा, वो कॉस्ट को निकालना पड़ेगा। ठीक है, हम लिखते हैं कि मान लो ₹20 लाख हमने उठाया। सबसे पहले ₹20 लाख हमें चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। हम इसकी 3 सोर्स लेंगे। हम मान लेंगे 3 सोर्स से हमने पैसा उठाया, एज्यूम कर ले हमने 3 सोर्स से। हमने पैसा उठाया डेब्ट से, हमने पैसा उठाया प्रेफरेंस से, हमने पैसा उठाया इक्विटी से। डेब्ट से पैसा हमने 5 लाख रुपया उठाया, हमने पैसा प्रेफरेंस से 10 लाख रुपीज उठाया, हमने ऐसे ही एज्यूम किया। हमने पैसा इक्विटी से 5 लाख रुपीज उठाया। क्या कोई भी पैसा कंपनी में अगर इन्वेस्ट करेगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट इन्वेस्ट करेगा? तो नहीं, देयर मस्ट बी सम एक्सपेक्टेशन ऑफ डेब्ट होल्डर, प्रेफरेंस होल्डर एंड इक्विटी होल्डर, देयर मस्ट बी सम एक्सपेक्टेशन। अब मानो कि डेब्ट होल्डर का एक्सपेक्टेशन कितनी थी हमारे पास? 8% की थी। प्रेफरेंस की एक्सपेक्टेशन कितनी थी हमारे पास? 10% की थी। और इक्विटी की एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा ज्यादा होगा, आपका 12%।
तो हमने जो भी पैसा उठाया, हम 3 सोर्सेज से 20 लाख रुपए जो इन्वेस्ट करनी थी, हमने 3 सोर्सेज से पैसा उठाया। डेब्ट से पैसा उठाया, प्रेफरेंस से पैसा उठाया, इक्विटी से पैसा उठाया और हमने इन्वेस्ट किया। अब हमारे पास क्या करनी है, डेब्ट से, प्रेफरेंस से और इक्विटी से पैसा उठाया। उसके बाद हमें क्या करनी है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है। यहाँ पे सबसे पहले स्टेप 1 में ₹20 lakh has been raised from 8% debt, ₹5 lakh, 12% preference, 10% preference, ₹10 lakh, and 12% equity, ₹5 lakh। अब ये पैसा हमने उठाया। अब हमें लिखना है कैलकुलेशन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो पैसा उठाया गया उसकी कॉस्ट कितनी होगी, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो पैसा उठाया गया उसकी कॉस्ट कितनी होगी वो निकालिए। तो कॉस्ट फॉर डेब्ट कैपिटल कितनी होगी, कॉस्ट फॉर डेब्ट कैपिटल, डेब्ट कैपिटल कितना होगा, तो 8% ऑफ 5 लाख, ₹40,000। कॉस्ट फॉर प्रेफरेंस कैपिटल 10% ऑफ 10 लाख, 1 लाख। कॉस्ट फॉर इक्विटी कैपिटल, यहाँ 12% ऑफ 5 लाख, 60,000। टोटल कॉस्ट फॉर टोटल कॉस्ट फॉर कैपिटल ₹20 लाख, यह ₹2 लाख हो जाएगा। टोटल कॉस्ट फॉर कैपिटल 20 लाख, 2 लाख। कॉस्ट ऑफ कैपिटल परसेंटेज, 2 लाख हमारी कॉस्ट पड़ी, कितनी कैपिटल पे, 20 लाख कैपिटल पे, तो परसेंटेज कॉस्ट कितनी है, 10%। परसेंटेज कॉस्ट हमारे पास 10% है। अब हमें यह इवेल्युएशन करनी है कि क्या 10% जो हमारी 10% पे जो हमने कैपिटल उठाया, 20 लाख रुपीज उठाया और इस प्रोजेक्ट में हमने इन्वेस्ट किया, 10% पे कैपिटल उठाया, 20 लाख रुपीज उठाया और इस प्रोजेक्ट में हमने इन्वेस्ट किया, तो क्या इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से हमारे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट ₹20 लाख रिकवर हो रही है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% रिकवर हो रहा है कि नहीं रिकवर हो रहा है, वो हमें इवेल्युएशन करनी होती है। हमें क्या क्या रिकवर होनी चाहिए, इनिशियल ₹20 लाख रिकवर होने चाहिए, उसकी कॉस्ट 10% से रिकवर होना चाहिए। उसके अलावा हमें कुछ एडिशनल बच गया तो बड़ी खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है, इक्विटी की वेल्थ इंक्रीज कर जाएगी। एडिशनल बचेगा तो इक्विटी की वेल्थ इंक्रीज करेगी। तो हमें इस क्वेश्चन से, इस एग्जांपल से यह चेक करनी है कि क्या इनिशियल इन्वेस्टमेंट को रिकवर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है प्रोजेक्ट, और साथ साथ जो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसको रिकवर कर पा रहा है कि नहीं रिकवर कर पा रहा है, वो हमें इवेल्युएशन करनी है। अब यहाँ पे अब लिखेंगे
वो चेक करेंगे रिकवर कर पाएगी नहीं कर पाए, उसको कहते हैं अनरिकवर्ड इन्वेस्टमेंट बैलेंस। कैलकुलेशन ऑफ अनरिकवर्ड इन्वेस्टमेंट बैलेंस, कैलकुलेशन ऑफ अनरिकवर्ड इन्वेस्टमेंट बैलेंस। तो यहां हम लिखेंगे ईयर, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, desired return, cost of investment, investment with cost, investment with cost, return और बैलेंस, अनरिकवर्ड बैलेंस, ये सारी हमारी निकालनी। अब हम देखेंगे 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया। अब 5 साल में हमारी कैसी रिकवरिंग हो रही है उसके बारे में वैल्यूएशन करना। हमने इनिशियली 20 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया था, इसकी कॉस्ट कितनी थी? 10% थी। और रिटर्न कितना आया? पहले साल में हमारे पास 5 लाख रुपया आया, उसके बाद 7 लाख रुपया आया, उसके बाद 6 लाख रुपया आया जो एग्जाम्पल में बताई गई है, उसके बाद 1 लाख रुपीज आया, उसके बाद 4 लाख रुपया आया। ये पैसा सारा रिकवर हुआ। अब हमें निकालनी है कि हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर होना चाहिए और साथ साथ आपका क्या रिकवर होना चाहिए? आपकी जो डिजायर रिटर्न है वो रिकवर होना चाहिए 10%, डेब्ट का, प्रेफरेंस का और इक्विटी का। तो ये 20 लाख रुपीज का डिजायर रिटर्न 10 लाख है, 10%, तो ये आपका 2 लाख रुपया हो गया यहाँ पे। तो 20 लाख प्लस 2 लाख आपको रिकवर करनी चाहिए 22 लाख। 22 लाख में 5 लाख आपका रिटर्न हुआ। आपने 20 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया और 20 लाख पे डिजायर रिटर्न आपकी कितनी थी? 2 लाख डिजायर रिटर्न थी। तो 2 लाख डिजायर रिटर्न थी, तो रिटर्न और इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ साल के एंड में आपको कितना रिकवर होना चाहिए? आपको 22 लाख रिकवर होना चाहिए। उसमें आपका कितना रिकवर हुआ? आपको सिर्फ 5 लाख रिकवर हुआ। तो अनरिकवर्ड बैलेंस इसे कहा जाता है। 22 लाख से 5 लाख को माइनस करोगे, 22 लाख से 5 लाख, सपोज दिस इज ए एंड दिस इज योर बी, तो ए माइनस बी इज अनरिकवर्ड बैलेंस, इट इज 17 लाख, इट इज 17 लाख। अब यहाँ पे आपके पास 17 लाख इनिशियल इन्वेस्टमेंट माना जाएगा सेकेंड ईयर के लिए। इस पे भी अब 10% आप कमाना चाहते हैं तो 1,70,000 यहाँ ये आपका इन्वेस्टमेंट माना जाएगा सेकेंड ईयर का। ये उस पे डिजायर रिटर्न मानी जाएगी, कॉस्ट मानी जाएगी। और तो कितना होगा ये? 18,70,000 आपको रिकवर करना चाहिए। इसमें 18,70,000 में आपका रिकवरिंग कितनी हुई? आपकी रिकवरिंग सिर्फ 7 लाख हुआ। तो 11,70,000 आपका अनरिकवर्ड माना जाएगा। इसको तीसरे साल का इनिशियल इन्वेस्टमेंट मानी जाएगी 11,70,000। अब इसका 10% से कितना होगा? 1,17,000 होगा, 1,17,000। इसको ऐड करेंगे
तो 12,87,000 आपके पास हो जाएगा। आउट ऑफ दिस 6 लाख यू हैव रिकवर, तो 6 लाख यहाँ पे, सॉरी 6 लाख रिकवर हुआ, तो 6,87,000 आपका अभी अनरिकवर्ड है। तो यहां हमारी 6,87,000, 68,700, अब 6,87,000 प्लस 68,700, तो आपके पास 7,55,000, 7,55,700 आपके पास। इसमें से आपने 8 लाख रुपया रिकवर किया, ये तो नेगेटिव में आ गया जी। यहां 44,300 और यहां पे 4 लाख, तो ये पैसा आपका जो है, ये जो पैसा आपका जो है, हम मानेंगे कि सर एक्सेस रिकवरी हुआ, एक्सेस रिकवरी हो गया। तो किससे एक्सेस रिकवरी हो गया ये बात बताइए, किससे एक्सेस रिकवरी हो गया ये मुझे बतानी। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग है, हमने 20 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया था, और 20 लाख रुपीज कहां से लाया था? डेब्ट से पैसा लाया था, प्रेफरेंस से पैसा लाया था, इक्विटी से पैसा लाया था। और डेब्ट, प्रेफरेंस और इक्विटी का डिजायर रिटर्न क्या था? डिजायर रिटर्न क्या था? तीनों को मिलाने के बाद कंपोजिट रिटर्न हमारे पास 10% इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे आया था। तो हम क्या कहेंगे कि 20 लाख रुपीज रिकवर हो गया, और 20 लाख रुपीज पे 10% रिटर्न भी रिकवर हो गया, उस 20 लाख रुपीज पे 10% रिटर्न भी रिकवर हो गया। इसके अलावा आपके पास फोर्थ ईयर में 44,300 एक्सेस बचा और 4 लाख एक्सेस बचा, जो आपकी इक्विटी शेयर होल्डर की वेल्थ को इंक्रीज करे। हम ऐसे भी कहेंगे, इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे? 20 लाख रुपीज रिकवर हो गया, और 20 लाख रुपीज किसका रुपीज था? डिवेंचर का था, प्रेफरेंस का था, इक्विटी का था, और 10% रिटर्न रिकवर हो। इसको दूसरे तरीके से कैसे कह सकते हैं? डेब्ट का 5 लाख रुपया रिकवर हो गया, और डेब्ट का अपनी कॉस्ट, अपनी कैपिटल 8% पे रिटर्न भी आ गया। डेब्ट की कैपिटल 5 लाख पे 8% रिटर्न भी आ गया। प्रेफरेंस का 10 लाख रुपया रिकवर हो गया, और 10 लाख रुपीज पे 10% रिटर्न भी आ गया। इक्विटी का 5 लाख रुपया रिकवर हो गया, और इक्विटी का 5 लाख रुपया रिकवर होने से 12% रिटर्न भी आ गया। इससे एक्सेस, इसके अलावा फोर्थ ईयर में 44,300 एक्सेस हुआ, और फिफ्थ ईयर में आपको 4 लाख एक्सेस हुआ, जो डायरेक्टली वेल्थ ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर को इंक्रीज किया, डायरेक्टली वेल्थ ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर को इंक्रीज किया। तो इस टेबल को हम कैसे इंटरप्रेट करके कैसे लिखेंगे वो आप देखिए। The table represents project has recovered initial investment rupees 20 lakh, as well as desired return at the rate of 10% on initial investment.
अब इसको दूसरे फॉर्म में कैसे कर सकते हैं? दैट इज प्रोजेक्ट has recovered debt capital rupees 5 lakh and return of debt at the rate of 8%. Preference capital rupees 10 lakh and return of preference at the rate of 10%. Equity capital rupees 5 lakh and return of equity at the rate of 12%. Thereafter there is excess amount in fourth year and fifth year rupees 44,300 and rupees 4 lakh, which is directly proportional to the wealth of equity share. Hence, the project should be accepted. अब देखिए हमारे पास क्या ये प्रोजेक्ट ने क्या क्या रिकवर किया है? आप सर डेप्ट की पैसे को रिकवर की, डेप्ट जिस रेट से कमाना चाहता उसकी कमाई भी दिया। प्रेफरेंस की पैसे को रिकवर किया, प्रेफरेंस जिस रेट से कमाना चाहता उसको कमाई भी दिया। इक्विटी की पैसे को रिटर्न की, इक्विटी जिस रेट से कमाना चाहता उसको कमाई भी दिया। अब उसके अलावा क्या हमारे पास एक्सेस बच गया? एक्सेस हमारे पास 44,300 थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में और 4 लाख आपकी फिफ्थ ईयर में, जो सारी कमाई के अलावा भी आपको इतना एक्सेस दिया, तो क्या प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करने चाहिए? हाँ जी, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए। दिस इज द थिंग। ओके, अब मैं आपको यहाँ पे आपको जीरो ईयर में एक्सेस रिकवरी कितना होता है वो निकालते हैं। जीरो ईयर में एक्सेस रिकवरी आपके पास कितनी? हम इसको दूसरे तरीके से कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं? यहां पे आइए, सर ये वाली हमारे पास है 20 लाख रुपीज हमें इन्वेस्ट किया गया एट द रेट ऑफ 10%। पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, यहाँ पे पांचवें साल, यहाँ पे सर एक्सेस रिकवरी नहीं हुआ, यहाँ पे एक्सेस रिकवरी नहीं हुआ, यहाँ पे एक्सेस रिकवरी नहीं हुआ। फोर्थ ईयर में हमारे पास एक्सेस रिकवरी हुई, और फोर्थ ईयर में कितनी एक्सेस रिकवरी हुई? 44,300 की, और यहाँ पे 4 लाख की एक्सेस रिकवरी हुई। तो भाई साहब जीरो ईयर में एक्सेस रिकवरी कितनी मानी जाएगी? तो जीरो ईयर में एक्सेस रिकवरी हम निकालेंगे ऐसे। फिर
जीरो ईयर में एक्सेस रिकवरी कैसे निकालेंगे? इसको ऐसे करेंगे। तो हम बचपन से जानते हैं कि अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर की पावर एन। तो ये पैसा अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो इस रेट पे मुझे इंटरेस्ट मिलता है, इतने टाइम पीरियड के बाद वो पैसा यह हो जाता है, दिस इज द फ्यूचर वैल्यू, दिस इज योर प्रेजेंट वैल्यू। 1 प्लस आर की पावर एन, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू क्या होगा? फ्यूचर वैल्यू 1 प्लस आर की पावर एन, दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू। दिस इज द प्रेजेंट। तो हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, और प्रेजेंट वैल्यू को क्या कहा जाता है? जैसे प्रेजेंट वैल्यू का हमारे पास क्या हो जाएगा? 44,300, 1 प्लस 0.10 की पावर कितनी होगी? यहां पे 4 होगा, यहां 4 लाख, 1 प्लस 0.10 की पावर कितनी होगी? यहाँ पे 5 होगा, दिस इज योर प्रेजेंट वैल्यू। तो यहाँ पे और यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू आएगा, तो 1.1 तो यहाँ आ जाएगा 30,257.496, और 1.1 2,48,368.529 टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो 2,78,626, दिस इज अ टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। इसी को हम क्या कहते हैं? नेट प्रेजेंट वैल्यू कहा जाता है। दिस इज सेड टू बी नेट प्रेजेंट वैल्यू, दिस इज सेड टू बी द नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब हमें कंसेप्ट को बहुत अच्छे से सीखा जा सकता है, व्हाट इज द नेट प्रेजेंट वैल्यू, उस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से डेवलप किया जा सकता है। और आप मुझे क्वेश्चन करेंगे कि सर आपने तो नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला बताया था, आपने मुझे नेट प्रेजेंट वैल्यू की फॉर्मूला बताई थी, नेट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। और आप कह रहे हैं कि ये क्या क्या कर दिया आपने, और नेट प्रेजेंट वैल्यू ये बता दिया। क्या ये क्या तरीका है, और क्या ऐसे हमने जो फॉर्मूला दिया था उससे बनेगा कि नहीं? नहीं, हमारी जो फॉर्मूला है उससे भी बनेगा, लेकिन आप कंसेप्ट सिखाने के लिए सारी मुझे लफड़ा करना पड़ा, सारी चीजें मुझे आपको बतानी पड़ी कंसेप्ट सिखाने के लिए। अब मैं आपको कहूंगा कि व्हाट इज द नेट प्रेजेंट वैल्यू 2,78,626 का मतलब क्या होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू। इसको इंटरप्रेट करना बहुत जरूरी है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू 2,78,626 का मतलब क्या होता है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू 2,78,626 का मतलब होता है कि जीरो ईयर में प्रोजेक्ट के बाद नेट सेविंग इक्विटी के वेल्थ के लिए, जीरो ईयर में आज के डेट में प्रोजेक्ट लगाने के डेट में प्रोजेक्ट के पास नेट सेविंग कितनी हो रही है? 2,78,626 हो रही है, जो डायरेक्टली वेल्थ को इंक्रीज करेगा, इक्विटी की वेल्थ को इंक्रीज करेगा। दैट इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे डिजायर रिटर्न भी रिकवर हो जाएगा। उसके अलावा 2,78,626 रुपीज जो होगा एक्सेस होगा, जो इक्विटी की वेल्थ को ऐड करेगा, जीरो ईयर। इसको दूसरे तरीका से हम ये भी कहेंगे, डेप्ट का पैसा रिकवर हो जाएगा, और डेप्ट होल्डर जो भी पैसा का पे डिजायर रिटर्न है वो भी रिकवर हो जाएगा। प्रेफरेंस की पैसा रिकवर हो जाएगी, और प्रेफरेंस जिस रेट से डिजायर रिटर्न है वो भी रिकवर हो जाएगा। इक्विटी की पैसा रिकवर हो जाएगी, और इक्विटी जिस रेट से कमाना चाहता है वो भी रिकवर हो जाएगा।
उसके अलावा जीरो ईयर में 2,78,626 होगा, जो डायरेक्टली वेल्थ को इंक्रीज करेगा, और उसको क्या कहते हैं हम, नेट प्रेजेंट वैल्यू का, दैट इज द नेट प्रेजेंट वैल्यू, समझ आया बेटा? तो उसको नेट प्रेजेंट वैल्यू कहा जाता है। और ये सारी बातों को समझाने के लिए मुझे इतना ज्यादा लंबा एक्सप्लेनेशन किया। हम इस फॉर्मूला को यूज करके भी बनाएंगे, इस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे और यहां से भी प्रूव करेंगे कि नेट प्रेजेंट वैल्यू उतना ही आएगा जितना हमने कैलकुलेशन किया। ठीक है, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू इंटरप्रेट कर रहे हैं हम, ये नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब हम आपको समझाना चाह रहे हैं। ओके, अब देखिए हम इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सेस रिकवरी रुपीज 2,78,626 means project has recovered debt capital rupees 5 lakh and return on debt 8%. Preference capital rupees 10 lakh, return of preference 10%. Equity capital rupees 5 lakh, return of equity at the rate of 12%. Thereafter there is excess recovery at 0 year, that is in present value rupees 2,78,626, which is directly proportional to the wealth of the equity shareholder. Equity shareholder, which is directly proportional to wealth of the equity shareholder. इसका मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू होता है। अब आप इंटरप्रेट करना सीख गए कि नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है। अगर कोई आपसे पूछता है कि अब भाई बताओ नेट प्रेजेंट वैल्यू आपका 2 लाख का मतलब क्या है, 2 लाख का मतलब क्या हुआ, व्हाट दिस मीन्स नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू 2 लाख का मतलब क्या हुआ। तो हम कहेंगे कि सर नेट प्रेजेंट वैल्यू 2 लाख का मतलब क्या हुआ, प्रोजेक्ट ने ये पैसा जितना इनिशियल इन्वेस्टमेंट है ये पैसा रिकवर किया। प्रोजेक्ट ने इस पैसे पे जो कॉस्ट लगती थी, फंड्स प्रोवाइडर का डिजायर रिटर्न था, जिन्होंने आपको फंड्स दिया था उनकी डिजायर रिटर्न भी रिकवर किया, प्रोजेक्ट ने। इसके अलावा इसके डिजायर रिटर्न भी रिकवर किया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी रिकवर हो गई, डिजायर रिटर्न भी रिकवर हो गया। उसके अलावा 2 लाख 0 ईयर में एक्सेस बच गया, जो इक्विटी की वेल्थ को ऐड कर दिया, कोई कहा कि सर 5 लाख नेट प्रेजेंट वैल्यू है इस प्रोजेक्ट का,
अगर मान लिया जाए किसी ने कहा इन्फोसिस की नेट प्रेजेंट वैल्यू ₹5 लाख है, इसको आप क्या कहोगे? ₹5 लाख नेट प्रेजेंट वैल्यू है इन्फोसिस का, उसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इन्फोसिस की इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर हो गया। इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो भी हमने इनिशियल इन्वेस्ट किया था वो रिकवर हो गया। दूसरी बात है, जो हमारी इन्वेस्टर का डिजायर रिटर्न था, इन्वेस्टर का डिजायर्ड रिटर्न रिकवर हो गया। इसके अलावा जीरो ईयर में आपकी एक्सेस इतनी हो गई, एक्सेस आपका ₹5 लाख है, हमारे पास एक्सेस हो गया, जो इक्विटी की वेल्थ को ऐड कर दिया। और ये सारी चीजें मैंने आपको इस टेबल से बताई है, यहाँ पे टेबल से बताया हुआ है कि प्रोजेक्ट ने इनिशियल इन्वेस्टमेंट को रिकवर किया, प्रोजेक्ट ने हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट 20 लाख है उसको रिकवर किया, उसके अलावा आपको इतना एक्सेस रिकवरी बन गया। ठीक है बेटा, तो आपको बहुत आसान है ये करना। प्रोजेक्ट ने इनिशियल इन्वेस्टमेंट को रिकवर किया और ये भी रिकवर हुआ। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि सर आपने तो कुछ और तरीका दिया था, आपने कहा था कि नहीं नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला ये होता है। आप नेट प्रेजेंट वैल्यू का आपने फॉर्मूला दिया था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो हाँ जी सर, आपको यही फॉर्मूला हमेशा यूज करनी है, आपको यही फॉर्मूला हमेशा यूज करनी है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो। एग्जाम में बनाने के लिए यही फॉर्मूला यूज करनी है नेट प्रेजेंट वैल्यू का। लेकिन हमने आपको सारी इंटरप्रिटेशन करने के लिए, नेट प्रेजेंट मतलब समझाने के लिए मैंने इतनी सारी एक्सप्लेनेशन की। अब इस फॉर्मूला पे भी बेस करेंगे तो वही आएगा नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकालना पड़ेगा, जो हम आगे देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू यूजिंग फॉर्मूला। कैलकुलेशन नेट प्रेजेंट वैल्यू यूजिंग फॉर्मूला। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू यूजिंग फॉर्मूला। तो आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो हमारे पास आउटफ्लो तो है 20 लाख, अब इनफ्लो हमें निकालनी पड़ी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। अब जैसे हम लिखेंगे क्या, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एट द रेट ऑफ 10%। 10% क्यों कहेंगे 10%? और 10% इसीलिए कहा जाएगा कि हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% थी। डिजायर रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टर कितने परसेंट था? डिजायर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर 10% था, इसलिए हम 10% लेंगे। क्लियर है? अब यहां देखते हैं हम, जैसे हमने लिखा यहाँ पे ईयर, यहां पे हम लिखेंगे कैश इनफ्लो, यहां पे लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 10%। हम पूरी डिजिट बनाएंगे, यहां पे लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू, पहली साल, दूसरी साल, तीसरी साल, चौथी साल, पांचवी साल। हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना माना था? 20 लाख। उसके बाद पहली साल में 5 लाख, दूसरे साल में 7 लाख, उसके बाद 6 लाख, उसके बाद 8 लाख, उसी वही एग्जाम्पल चल रहा है स्टार्टिंग में, और लास्ट में हमारे पास 4 लाख आया। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालने का तरीका क्या है? वह तरीका है आपको मैंने बता रहा हूं। सबसे पहले अपनी कैलकुलेटर में 1.1 लिखोगे,
अगर 10% होगा तो कैसे लिखेंगे 1.1, अगर 12% होगा तो कैसे लिखोगे 1.12 लिखोगे, अगर 8% होगा तो कैसे लिखोगे 1.08 लिखोगे। और प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए डिवाइड करते हैं, तो इसीलिए हम क्या करेंगे डिवाइड की बटन लगाएंगे 1.1 डिवाइड पहले साल इक्वल टू करेंगे तो पहले साल का आएगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, तो ये कितनी आएगी 0.9090909090। दूसरे बार इक्वल टू करेंगे तो दूसरे साल का आएगा, तो 0.826 82644628099। और तीसरे साल का निकालने के लिए फिर एक बार इक्वल टू करेंगे तो 0.7513148009, फिर इक्वल टू करेंगे तो 0.6830134555, फिर एक बार और इक्वल टू करेंगे 0.620921321323। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम 4 लाख से, 2,48,368.529 मेमोरी में रखेंगे। $5,46,41076। $4,50,788.88। यहाँ पे 5,78,512.396 5 लाख 4,54,545.45। अब यहां आपके पास आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो 22,78,626, जो यहां पुट करेंगे 22,78,626। यहां पे कितना हो जाएगा 2,78,626, ये आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा। तो जैसे मैंने पहले निकाला था वैसा ही नेट प्रेजेंट वैल्यू ऐसे भी निकालेगा, ऐसे भी निकालेगा। अब आप कहिएगा कि सर इतनी सारी डिजिट आपको रखेंगे एग्जाम में, नहीं, इतना सारे डिजिट नहीं करने की आवश्यकता है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जस्ट 3 डिजिट लेनी है, 3 डिजिट आप ले लीजिए या मैक्सिमम 4 डिजिट ले लीजिए एग्जाम। अब आप कहेंगे कि आपने क्यों पूरा डिजिट लिया, तो मुझे तो प्रूव करना था, पहले वाला आंसर और लास्ट वाला इस तरीका से और दो तरीका से, दोनों से आपका आंसर सेम होगा, तो मुझे प्रूव करने के लिए तो सारी डिजिट लेनी पड़ेगी।
और दोनों से आंसर सेम होगा। लेकिन अगर डायरेक्ट पहले ही मैं ये इस मेथड को मैंने फॉलो किया होता, अगर डायरेक्टली पहले ही मैंने इस मेथड को फॉलो किया होता, तो हो सकता था कि आपको नहीं समझ आए कि भाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर करेगा प्रोजेक्ट, उसके साथ साथ डिजायर रिटर्न रिकवर करेगा प्रोजेक्ट, उसके साथ साथ आपका एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन इक्विटी शेयर होल्डर के लोगों वो नहीं भी समझ आ सकता। तो इसीलिए हमने पूरी एक्सप्लेनेशन आपको किया नेट प्रेजेंट वैल्यू को समझाने के लिए। ठीक है, अब आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू आप समझ गए, तो डिसीजन क्राइटेरिया कैसे हम लिखेंगे, डिसीजन आपको कैसे होगा नेट प्रेजेंट वैल्यू के बेसिस पे। डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू, हम कैसे हम डिसीजन लेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू के बेसिस पे। तो सबसे पहला, अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो एक्सेप्ट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोजेक्ट ने इनिशियल इन्वेस्टमेंट को रिकवर किया, प्रोजेक्ट ने डिजायर रिटर्न को भी रिकवर किया, उसके अलावा कुछ एक्सेस पैसा बच गया प्रोजेक्ट के पास। दूसरी, नेट प्रेजेंट वैल्यू आपको 0 होगा, फिर भी क्या करेंगे हम, एक्सेप्ट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, प्रोजेक्ट ने इनिशियल इन्वेस्टमेंट को रिकवर किया, प्रोजेक्ट ने डिजायर रिटर्न को रिकवर किया, उसके अलावा कुछ पैसा नहीं बचा, लेकिन जितना हम कमाना चाहते उतना हमने कमा लिया। हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर हो गई और जो कमाना चाहते थे वो हमने कमा लिया। तीसरा क्या होता हमारे पास, नेट प्रेजेंट वैल्यू लेस देन 0, इसको क्या करेंगे हम, रिजेक्ट कर देंगे। नेट प्रेजेंट वैल्यू लेस देन 0 होता है, उसको क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। हो सकता है कि हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर नहीं हो सकता है कि डिजायर रिटर्न रिकवर नहीं हो, तो इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, हम रिजेक्ट कर देंगे। दिस इज अ रिजेक्ट। क्लियर है बेटा। अब एक और पॉइंट को आप सीखना जरूरी, नेचर ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेचर ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू ये जानना जरूरी है। नेचर ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू, देखिए हमने पैसा 10% पे उठाया तो नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 2,78,626। अगर पैसा हम 15% पे उठाते तो हमारी जो ये नेट प्रेजेंट वैल्यू है इतना आया। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारी 2,78,626 नहीं आता, नेट प्रेजेंट वैल्यू इससे कम होता, तो दिस शुड बी हायर देन नेट प्रेजेंट वैल्यू होता। नेट प्रेजेंट वैल्यू कम होता। अगर पैसा हम 5% पे उठाते तो हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी होती, 2,78,626 से भी ज्यादा होता नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, अगर कॉस्ट बढ़ा तो नेट प्रेजेंट वैल्यू घटा, कॉस्ट घटा, अगर मान लीजिए ये आपका इंक्रीज हुआ तो नेट प्रेजेंट वैल्यू डिक्रीज हुआ, और ये आपका डिक्रीज हुआ तो नेट प्रेजेंट वैल्यू इंक्रीज किया। तो एक बात है, इसको हम कहते हैं डिस्काउंट रेट या कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहा जाता है। तो अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज करेगा तो नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज करेगा तो नेट प्रेजेंट वैल्यू डिक्रीज करेगा, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज करेगा तो नेट प्रेजेंट वैल्यू इंक्रीज करेगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल और नेट प्रेजेंट वैल्यू में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखिए यहां पहला क्या लिखा जाएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल and net present value are inversely proportional to each other.
दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू आप इंक्रीज करोगे, सॉरी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल आपका इंक्रीज करेगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू डिक्रीज करेगा, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका डिक्रीज करेगा, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू इंक्रीज करेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। हमारे लिए नेट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू हो गया, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू, दूसरा पॉइंट आपको समझने की कोशिश, नेट प्रेजेंट वैल्यू सिर्फ 2 लाख है तो हमारी वेल्थ 2 लाख से बढ़ेगी, और नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर सपोज कीजिए 5 लाख है तो हमारी वेल्थ 5 लाख बढ़ेगा, और नेट प्रेजेंट वैल्यू सपोज कीजिए 1 लाख है तो हमारी वेल्थ 1 लाख से इंक्रीज करेगा। तो जितनी ज्यादा नेट प्रेजेंट वैल्यू उतनी ज्यादा वेल्थ बढ़ेगा, जितना ज्यादा नेट प्रेजेंट वैल्यू उतना ज्यादा वेल्थ बढ़ेगा। तो ये बात आपको माइंड में होनी चाहिए, जितना ज्यादा नेट प्रेजेंट वैल्यू उतना ज्यादा वेल्थ, जितनी ज्यादा नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो दूसरे में क्या लिखा जा सकता है? नेट प्रेजेंट वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to wealth of the equity shareholder, wealth of the equity shareholder, equity shareholder, equity shareholder, shareholder, equity shareholder। तो हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू है और वेल्थ है यहां पे, तो ये ऐसे फिगर होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और तीसरी मेथड क्या होता है? तीसरा पॉइंट, तीसरी पॉइंट, नेट प्रेजेंट वैल्यू is one of the most important methods if there is any controversial decision, then net present value is prevail over other method जनरल केस में नेट प्रेजेंट वैल्यू को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। क्लियर है बेटा? तो ये तो हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू के बारे में बताया। अब क्वेश्चन ये है कि हमने जो कैश की इनफ्लो निकाला था, जो कैश की इनफ्लो निकाली थी, कैश का इनफ्लो कैसे निकलता है, कैश इनफ्लो कैसे निकलता है? तो कैश इनफ्लो निकालने में 2 पॉइंट को आपको डिस्कस करना पड़ेगा। एक तो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जो होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का पार्ट होता है, कैपिटल।
जो 10% था उसका पार्ट है। तो इंटरेस्ट को हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, इग्नोर करेंगे। टैक्स, इंटरेस्ट इज द पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जब पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा तो इसको इग्नोर करेंगे, अगर पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं होगा तो उसको लेंगे। इंटरेस्ट इज द पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा तो उसको हम इग्नोर करेंगे, अदरवाइज हम लेंगे। दूसरी, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो होता है वो कैश कॉस्ट एक्सपेंडिचर नहीं होता। डेप्रिसिएशन इज नॉट अ कैश कॉस्ट एक्सपेंडिचर। तो जनरली डेप्रिसिएशन इज इग्नोर्ड, इग्नोर नहीं बल्कि डेप्रिसिएशन पे टैक्स की बेनिफिट होती है, तो डेप्रिसिएशन को तो हम लेते हैं, लेकिन कैश की फ्लो नहीं होता है, इसलिए उसको हम ऐड बैक कर देते हैं। दैट इज कैश इनफ्लो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखिएगा। कैलकुलेशन ऑफ कैश इनफ्लो, यहां पे सेल्स रिवेन्यू, लेस वेरिएबल कॉस्ट, हमने यहां पे फिक्स कॉस्ट किया, और यहां पे क्या लिखते हैं, अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। हम यहाँ पे अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स लिखते हैं, इसको लिखते हैं EBDT, EBDT, अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। अब इस अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स में हम डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, लेस डेप्रिसिएशन, हमने डेप्रिसिएशन को यहाँ पे माइनस किया, अर्निंग बिफोर टैक्स, हमने अर्निंग बिफोर टैक्स किया, लेस टैक्स, हमने टैक्स को माइनस किया, अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया, फिर उसको हम ऐड डेप्रिसिएशन हमने किया, हमने डेप्रिसिएशन को क्या किया, ऐड बैक किया, और यहां पे क्या आ गया, कैश इनफ्लो आ गया। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग कैश इनफ्लो, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग कैश इनफ्लो। अब आप कहेंगे कि सर कैश इनफ्लो में आपने एक बार डेप्रिसिएशन को माइनस किया है, एक बार डेप्रिसिएशन को आपने ऐड बैक किया है, क्यों? तो डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट होता है, जो टैक्स की बेनिफिट उस पर मिलती है, तो टैक्स की बेनिफिट लेने के लिए उसको माइनस किया गया, लेकिन डेप्रिसिएशन के फॉर्म में कहीं पे भी कैश की फ्लो नहीं होता है, इसलिए कैश इनफ्लो निकालने के लिए उसको मैंने क्या किया, ऐड बैक किया, उसको हम ऐड बैक किए। दूसरी, इंटरेस्ट को हम नहीं लेते हैं क्योंकि इंटरेस्ट इज अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट्स, क्या क्या आएगा, 2 पॉइंट्स, ड्यूरिंग कैलकुलेशन ऑफ कैश इनफ्लो, ड्यूरिंग कैलकुलेशन ऑफ कैश इनफ्लो, interest is ignored when it is a part of cost of capital, cost of capital, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिस्काउंट रेट भी कहा जाता है, डिस्काउंट रेट। दूसरी पॉइंट,
depreciation is a part of cost at which tax benefit is taken. Benefit is taken. Hence, to hence it is subtracted. It is subtracted before calculation of tax, and it is added back since there is no cash flow ड्यू टू डेप्रेसिएशन, ड्यू टू डेप्रेसिएशन। तो ये जो कंसेप्ट मैंने सिखाया आपको, नेट प्रेजेंट वैल्यू की कंसेप्ट को मैंने आपके साथ डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में मैं बाकी सारी मेथड्स को आपको डिस्कस करूंगा और फिर उस पर क्वेश्चन भी बनाऊंगा। ओके, थैंक यू क्लास।